आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। राजनीति का एक उसूल है, चौधर की जंग में कभी अपनों को गिराना पड़ता है तो कभी गैरों को गले लगाना पड़ता है। चौधर की जंग में हमसे बड़ा कोई नहीं, ये जताना पड़ता है और अगर फिर भी एहसास ना हो तो दिखाना पड़ता है। केवल सियासी दल ही नहीं बल्कि जनता भी ये देखती है कि पलड़ा किसका भारी है। हरियाणा के सियासत में अपने तराजू में वजन बढ़ाने के लिए दिग्गजों की सियासी कसरत चल रही है। प्रदेश के 3 सियासी दल बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के दिग्गजों का शक्ति प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर बड़ा मुद्दा में हम करेंगे सीधा संवाद। पंजाब की सियासत में भूचाल के बाद हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। हुड्डा ने चंडीगढ़ में अपनी सरकारी कोठी पर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। मीटिंग में 31 में से 27 विधायकों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि 27 पहुंचे। बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा में कांग्रेस कई अहम मुद्दों पर मनोहर सरकार को घेरेगी और जल्द ही हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये कहा। वह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में इनेलो जी ने मोर्चे के गठन की घोषणा की तैयारी की जा रही है। इनेलो का दावा है कि इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, शरद पवार और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सहित देश के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बात करेंगे झज्जर की, जहां आज पाटोदा में शहीदी दिवस के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने रैली की, जिसके कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। राव इंद्रजीत ने इस दौरान एक बड़ी बात कही कि मैं बीजेपी का सांसद हूं, नरेंद्र भाई का वजीर हूं, धनखड़ जी तो हमारे साथी हैं, यहां कुछ संघ वाले भी बैठे होंगे, वो बीच में बैठे होंगे। मुझे पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन चाहिए तो मेरी और मेरे साथियों की इज्जत। ये तमाम वो चर्चाएं हैं जो इस वक्त राजनीति के बाजार में आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि जिस तरह से राव इंद्रजीत ने आज शहीदी दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया, उसमें इस मौके पर उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही, जिनमें से अहम बात यह कि मुझे चाहिए तो मेरी और मेरे साथियों की इज्जत। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने अपने विधायकों की बैठक ली और उस बैठक में यह कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, उसके कामकाज को लेकर जो भी उन्हें कमी नजर आती है उस पर सरकार को घेरने की तैयारी। और इनेलो ये कहती है कि हम थर्ड फ्रंट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर कुछ सवाल खड़े होते जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। पहले मैं स्वागत कर लेता हूं सत्यव्रत शास्त्री, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश रोड मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी से। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह मेरे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सत्यव्रत जी, पहला सवाल मेरा आपसे। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं मुझे पार्टी में बहुत कुछ मिला, लेकिन चाहिए तो मेरी और मेरे साथियों की इज्जत। क्या राव साहब को और क्या चाहिए, अभी क्या नहीं मिला उनको? देखिए, वो तो मिलने के लिए तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया। इज्जत का कहा ना, इज्जत कहाँ कम हो गई? देखिए शमशेर जी, पहले तो मैं आपके इस आज के डिबेट का और आपके विषय चयन के लिए आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। विषय के ऊपर बेहतरीन एक चर्चा का विषय आपने निकाला। शुक्रिया। जनता की और श्रोताओं की, दर्शकों की जिज्ञासा शांत होगी जी। और जो मेरे से प्रश्न किया कि क्या, तो ये प्रश्न तो, इसका उत्तर तो स्वयं राव साहब ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पार्टी का एमपी हूँ, नरेंद्र भाई का वजीर हूँ,
मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। इस वाक्य के अंदर सब कुछ आ जाता है। और रही बात आगे क्या जो मान सम्मान का विषय है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित होने के बाद एक दूसरे की तरह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को एक दृष्टि से देखने की जो परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वाह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और समय समय पर जिस प्रकार की उनकी नीति, नियत और सुझाव राव साहब के इलाके के विकास के लिए, राजनीति के लिए जो आवश्यक होते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, दिया जा रहा है। और उसी के प्रति उनका थोड़ा संकेत है कि होना चाहिए। तो राजनीति में इस प्रकार की चर्चाएं कोई बेईमानी नहीं होती। और वो एक शहीदी समारोह को सम्मानित करते समय सम्मान की जो बात की, वो पार्टी सदा देती रही है और आगे भी उनके प्रति सम्मान में कोई कमी दिखाई नहीं देती। ऐसा कई बार हुआ है कि उनको इस बात की पता नहीं कौन सा ऐसा मसला जिसकी टीस उनको रहती है, इस इज्जत को लेकर, मान सम्मान को लेकर बहुत बार ऐसे एहसास वो कराते रहे हैं मंचों से, चाहे वो सीएम के कार्यक्रम में मंचों की बात होती है, व्यक्तिगत तौर पर किसी मंच पे होते हैं या फिर किसी बड़े कार्यक्रम में होते हैं, ऐसा एहसास कराते रहते हैं। क्या कहाँ कमी आपको नजर आती है, चूक कहाँ नजर आती है? इतने बड़े कद्दावर नेता हैं अहिरवाल से भारतीय जनता पार्टी के, और अच्छा खासा उनका वजूद है और पार्टी के लिए बढ़िया, वहां से जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाते हैं तो उनके लिए जीत के लिए एक आधार तैयार करते हैं। कहां पर कमी दिखती है उसके बाद भी? देखिए, कमी कहीं दिखाई नहीं देती और कमी स्वयं उनको भी दिखाई देती तो वो भी बोलते। लेकिन क्योंकि एक वो राजनीतिक परिवार से और पुरानी राजनीति करते करते आए, तो केवल एक संकेतात्मक मैं समझता हूं उनका बयान कि जैसा उन्होंने आखिरी में कहा, उनकी यदि पूरी रैली सुनी होगी और देखी होगी, तो कि मैं रिटायरमेंट की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे रिटायर नहीं होना चाहिए। तो यदि पार्टी उनके बारे में कुछ विचार करती रिटायरमेंट का, तो उन्होंने संकेत किया कि मैं अभी सक्रिय राजनीति में और भागीदारी करना चाहता हूं। ये संकेत उनकी ओर से था। वो आगे के लिए उनके लिए कोई योजना, केवल रैली अहिरवाल में ना होकर पानीपत के मैदान में रैली होनी चाहिए, ये क्या मतलब है इस बात का? अहिरवाल में रैली ना होकर पानीपत में रैली होनी चाहिए, वहां पर जंग होनी चाहिए, वहां पर बात होनी चाहिए। तो पानीपत क्या कहता है? सर, पानीपत में तो लड़ाइयां लड़ी जाती रही है, हार जीत होती रही है, उसके बाद फिर आप सोचिए कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि केवल अहिरवाल तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं प्रदेश की राजनीति में चंडीगढ़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं, ऐसा लगता है उनकी बातों से। देखिए, वो संकेत शमशेर जी आप क्या समझे, पब्लिक क्या समझे, वो तो उनका अपना अपना विषय। मैं जो समझता हूँ वो विषय मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि शहीदी दिवस था और ये शहीदी दिवस आप सबकी स्मृति के लिए 1857 के 16 नवंबर को नारनौल के नजदीक नसीबपुर के मैदान पर 5000 से अधिक जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी शहादत को लेकर और उसका नेतृत्व करने वाले तो गोपाल आज देव के जी दिन और पर उनका ऐसा राव कहना सही कोलाराम जी था? थे। ये तो उसी बातें दृष्टांत से उन्होंने कहा कि सत्यव्रत जी बातें अब रखी जो उन्होंने, भारतीय जनता हमने पार्टी कहीं देखा कहीं कम दिखाई देती है, जो कुछ तो उस सारे पूरे हरियाणा के अंदर एक सूत्र के अंदर और जिस प्रकार से 47 सीटें लेकर हमने पिछली बार 14 में सरकार बनाई थी, इस बार पानीपत की लड़ाई को और नसीबपुर की लड़ाई को साथ लेकर हम 47 से अधिक अगली बार की तो ठीक है। सरकार बने, सत्यव्रत इसके आपके अंदर पास व्यापकता लौटूंगा दिखाई तो दी, मेरा एक ऐसा सवाल ये संकेत रहेगा मुझे कि शहीदी दिवस के इस खास कार्यक्रम के मौके पर आज उनकी तरफ से इस प्रकार के राजनीतिक शब्द भेदी बाण चलाना, वो बीजेपी के लिए तो असहज करने वाले हो सकते हैं। मैं बात करूंगा आपसे, उससे पहले मैं एक बार कांग्रेस पार्टी के पास चलेंगे। सुरेश रोड जी, मैं आपसे पूछूंगा, कांग्रेस आलाकमान ने एक संदेश दिया पंजाब की राजनीति में कि पार्टी हाईकमान से नहीं, पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बहुत बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, और अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस है और कांग्रेस में पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह था 2-4-5 रोज पहले। अब उसको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ये बताना चाहती है कि जिस प्रदेश में जो भी बड़े नेता अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, संदेश देना चाहती है क्या पार्टी कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, आप काम कीजिए, काम नहीं करेंगे तो आपके साथ वही हश्र हो सकता है जो पंजाब में हो गया है, ऐसा कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी? फिर भी ये वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तरीके लोग रहे हैं। तो इस बात को मानने में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सर्वे सर्वा है। कांग्रेस पार्टी का हाईकमान सर्वे सर्वा है। और मैं पंजाब से पहले आपको हरियाणा का एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ, जो कड़वी सच्चाई है, शायद आप मेरी बात को मानेंगे। इस पिछले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में पार्टी हाईकमान के कारण ही इतनी सीटें आई हैं।
अगर हमारी स्टेट के नेतागण जगह जगह जाके चुनाव प्रचार करते, बड़े नेतागण, तो आज हमारी सरकार होती। ये जो सीटें आई है ना, जो 10 और 15 का प्रचार आपके मीडिया ने भी किया और हमारे नेताओं को भी गुमराह किया, आज कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर सुरेश रोड को इस चीज की महसूस होती है ये बात कि आज हम सत्ता में होते। सुरेश रोड जी, आप एक बात कहना चाहते हैं कि मीडिया ने गुमराह किया नेताओं को। मुझे तो ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आपकी पार्टी के नेताओं ने ही कांग्रेस को गुमराह किया। जो आप बात कहना चाहते हैं, आपकी बातों से ऐसा अर्थ मुझे लग रहा है। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बिल्कुल कांग्रेस हाईकमान शक्तिशाली आज पंजाब की घटना के बाद नहीं हुई। कांग्रेस हाईकमान शक्तिशाली हरियाणा के 2019 के चुनाव में भी थी, और कांग्रेस हाईकमान और श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के कारण ही हमारी इतनी सीटें आई कि हमने 75 पार का नारा देने वाले शिखंडियों को धूल चटा दी। अगर हमारे नेतागण शब्दों को चुनकर इस्तेमाल करें रोड साहब, शब्दों को चुनकर। रोड साहब एक मिनट, शब्द चुनकर थोड़ा सा। मैं पूरी बात आपकी कराऊंगा, पूरी बात आपकी कराऊंगा, लेकिन शब्द चयन में थोड़ा ध्यान रखें। कौन शिखंडी है, कौन अर्जुन है, इन बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम तो राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, आप राजनीतिक तौर पर शब्दों का इस्तेमाल करें। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मैं शायद आपके साथ कम टाइम आया हूँ, मैं डिबेट में 2010 से बैठता हूँ और बड़े अच्छे एंकरों के साथ बैठता हूँ। बी न्यूज पे जो सीईओ है ना, बजट के टाइम में उनके साथ भी बैठा हूँ। हम तो चलिए मान लेते हैं कि हम उतने ज्यादा अनुभवी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिखंडी शब्द, मुझे ऐसा लगता है कि शिखंडी शब्द का इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से बात रखें। हाँ। वो किसान आंदोलन में तय हो चुका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम कुरुक्षेत्र की भूमि से आते हैं, महाभारत की भूमि। आज किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहे सर हम। और इन शिखंडियों ने कुरुक्षेत्र की, भगवान श्री कृष्ण की भूमि भी ज्ञानानंद को नीलाम कर दी। आप कभी चैनल से बाहर निकलने का मौका लगे, उसको कवर करना। ब्रह्म सरोवर के ऊपर इन्होंने गौ स्नान की जो जमीन होती थी वो भी बेच दी। कहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगेगा? अगर आप शिखंडी की बात पे आते हैं तो मैंने उस पर प्रकाश डाल दिया। तो कृष्ण जी की जमीन बेचने वालों को आप शिखंडी नहीं कहोगे तो अर्जुन कहोगे? क्या अर्जुन भगवान कृष्ण की जमीन बेच देगा? इन्होंने ज्ञानानंद महाराज का एक वहां पर अनाथालय टाइप का। ठीक है सर, आप चर्चा पे आइए। मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं, आप चर्चा पे आइए। हाँ बताइए आगे। नहीं, जो मैं कहना चाहता था आपसे, आला कमान ने जो संदेश दिया, तो ये माना जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या पार्टी के और तमाम जो कद्दावर नेता थे वो मिलकर चुनाव नहीं लड़े, एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े। आला कमान की वजह से स्थिति आपकी 75 पार के लिए आपने रोक दिया, मिलकर चुनाव नहीं लड़े क्या? देखिए, सुरेश रोड कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आपके इस टीवी चैनल पे दोबारा से बोलते हैं, अगर हमारे बड़े नेता कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं को यहाँ पर हरियाणा के चुनाव प्रचार में लेके आते तो हमारी सीटें इतनी आती कि सरकार बनाने की स्थिति में होते। तो हाईकमान 19 में ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस कार्यकर्ता की पीड़ा को बता रहा हूँ। किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा आप, वो सभी ये बोलेंगे कि अगर हमारे प्रदेश के नेता अपने अपने इलाके से बाहर निकल के पड़ोस के इलाकों में चुनाव प्रचार करते, एक दूसरे की मदद करते, तो चुनाव प्रचार के जरिए हमारी जो 1000-2000 वोटों से 10-12 सीटें खराब हुई है ना, आज हम सत्ता में होते। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने संगठन को तैयारी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, और अभी भी ऐसे हालात है संगठन के? हरियाणा प्रदेश की बात कर लेते हैं या तमाम अन्य प्रदेशों की बात कर लेते हैं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जिन कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए, आला, देखिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि पार्टी हाईकमान के लोगों को बुलाने से बेहतर होता है कि आप लोग जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर जाकर कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करते, तो शायद स्थिति बदल सकती थी। हालांकि आपकी बात को मैं इनकार नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता। बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन अशोक तंवर जी जाते जाते इतना नुकसान कर गए ना पार्टी को। वो दरअसल राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, और उन्होंने पार्टी के संगठन को या तो अनुभवहीन लोगों का बनाया और या वो ठीक से उस संगठन को चला नहीं पाए। इस वजह से पार्टी को यह हार का मुंह देखना पड़ा। आज संगठन की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही है भरपूर की जा रही हैं? देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पे आपके चैनल के ऊपर बैठा हूँ। मैं कार्यकर्ता की भावना मैंने एक बोलती, तो आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, और पार्टी हाईकमान ने जिसकी भी जो ड्यूटी लगाई है, चाहे वो सीएलपी लीडर के तौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अध्यक्ष के तौर पे हमारी सम्मानीय कुमारी शैलजा जी हो, तो दोनों नेताओं की ड्यूटी हाईकमान ने लगाई हो, बिल्कुल एक तरह से सही है अपनी ड्यूटी पे निभाने में, तभी उनकी ड्यूटी लगी है पार्टी की।
लेकिन इसलिए मैंने और सवाल रही किया बात, सर, संगठन आप लोग खड़ा नहीं कर पा रहे हैं उसमें, चाहे कुमारी शैलजा की बात हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं बात हो, अभी कांग्रेस से सवाल अभी पूछा जाएगा। अभी हो जाएगा, हाँ। अब हो जाएगा। उस समय दिक्कत रही है, तभी हम सत्ता से दूर रहे हैं। नहीं, जनता हमारे को, जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछली बार मन से बना चुकी थी। उन्होंने वोट भी कांग्रेस के पक्ष में दिया। ये जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये लोग सत्ता में नहीं रहते अगर हम थोड़ा बहुत संभाल पाते। यानी ये ये आप सच्चाई लोगों है, की कड़वी कमजोरी सच्चाई रही है, ये कांग्रेस की ही कमजोरी रही है बिल्कुल जिसके कमजोरी चलते रही है। ये आप मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही सवाल मेरा ओंकार जी से। ठीक है, बैठे इस कमजोरी का उल्लेख किया था उस दिन। ओंकार सिंह जी से या इनेलो से एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो आज कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कि 2019 में अगर सब लोग साथ मिलकर लड़ते या पूरी तरह से इस बात का एहसास होता कि सरकार हम बना सकते हैं और 75 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको लेकर हम असहज नहीं होते या फिर असहज करने की कोशिश नहीं की जाती, तो आज सरकार कांग्रेस की होती है। ऐसी बातें इनेलो से पूछी जाती हैं कि 2014 में कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर गई थी इनेलो, और 2019 में तो इनेलो के लिए ऐसा माहौल पैदा हो गया कि इनेलो को खड़ा करना, उम्मीदवारों का चयन करना इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक चुनौती हो गया। अब चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थर्ड फ्रंट को आधार मानकर चल रही है या अपने उस जनाधार को पाने की कोशिश कर रही है जो 2019 में आप लोगों ने खो दिया? संक्षेप जी, सबसे तो मैं कहना चाहूंगा कि आज किसान आंदोलन को 300वां दिन है, 300 दिन हो गए और मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ जो किसान आंदोलन जी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप 300 दिन तक विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शांतमय आंदोलन का हिस्सा बने और मुझे फख्र है हम भी उस आंदोलन का हिस्सा हैं। मैं बताना चाहता हूँ 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी की जन्म तिथि पर सम्मान दिवस का समारोह किया जाता है और भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है, अदरवाइज लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील हो जाता है। आज आपने देखा होगा देश और प्रदेश में क्या स्थिति है, विपक्ष जीरो हो चुका है। कांग्रेस जिससे जनता को उम्मीद थी वो अपना विपक्ष का रोल निभाने में सफल नहीं हुई। हरियाणा में देख लीजिए, इनके 31 एमएलए हैं, कितनी किन्होंने सफलता प्राप्त करी। जब किसी मुद्दे पर विधानसभा में डिबेट होती है तो ये लोग वॉकआउट कर जाते हैं और मुझे फख्र है अभय सिंह चौटाला के ऊपर जो मात्र एक विधायक होते हुए इनेलो के उन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दिया। अब मैं आना चाहता हूँ तीसरे मोर्चे के गठन पर। जब जब देश में विपक्ष कमजोर हुआ है तब तक तीसरे मोर्चे की आवाज उठी है, तीसरा मोर्चा बना है और सफल भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस दिन से जेल से बाहर आए हैं उस दिन से विपक्ष पूरे भारत के विपक्ष के नेताओं को मिल रहे हैं और 25 सितंबर को आपको भी अचंभित होना पड़ेगा कि वहां ऐसी ऐसी शख्सियतें आएंगी कि तीसरे मोर्चे गठन की नींव रखी जाएगी। जब तक देश के अंदर विपक्ष सशक्त नहीं होगा राजतंत्र में लोकतंत्र बदल जाएगा। आज आप देख लीजिए जनता बीजेपी के जुर्मलों से भी परेशान है। क्या क्या वायदे किए थे मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए तो क्या देने, एक थैले के अंदर 5 किलो अनाज दे दिया इन्होंने और 80 करोड़ जनता को कहते हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब मान चुके हैं देश के अंदर 80 करोड़ गरीब पैदा हो चुके हैं और यही सरकार अगर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 135 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देना पड़ेगा। 15 लाख रुपए पर व्यक्ति देने की बात करने वाले लेकर आप जो बात कर रहे हैं ओंकार सिंह जी, उसमें जिन लोगों को आप लोगों ने आमंत्रित किया है उनमें अगर 2-3 राज्यों की बात करें तो खुद वो मुख्यमंत्री हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति की आज मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल लोकदल की आज स्थिति हरियाणा प्रदेश में एक विधायक था, आप लोगों ने किसान आंदोलन के चलते जो बात कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया। अब आपकी पार्टी के पास ना तो कोई आवाज उठाने के लिए विधायक है, आप ग्राउंड पर उठा सकते हैं आवाजें। क्या इस बात को आप लोग उनके सामने इस तरीके से रख पाएंगे कि उन्हें भरोसा हो इंडियन नेशनल लोकदल पर कि हाँ इनेलो का पुराना वजूद लौट रहा है? ये भी एक बड़ी चुनौती होगी उन लोगों को साथ लेकर चलने में आपके सामने। शमशेर जी मैं आपको बता दूं इंडियन नेशनल लोकदल एक ब्रांड था, ब्रांड है और ब्रांड ही रहेगा। 2019 की परिस्थितियां आपको भी मालूम है कि कैसे दो फाड़ हुई इनेलो। उस दो फाड़ में वर्कर कैसे भ्रमित हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस वक्त जेल में थे, पार्टी नहीं संभल पाई क्योंकि एकदम से परिवार को झटका लगा, पार्टी दो फाड़ होगी। उस टाइम की स्थितियों को आज की स्थितियों से तुलना ना कीजिए। उस टाइम अगर हमारा एक विधायक आया और एक विधायक होते हुए पार्टी ने किसानों का साथ दिया, आज पार्टी का जो मेन वर्कर जो टूटकर दूसरी पार्टियों में या अन्य पार्टियों में नहीं बनी पार्टी में चला गया था वो वापिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अगुवाई में आ चुका है। जो इनेलो
जींद में अपनी धरती को गुमा चुकी थी, आज वो जींद में दोबारा उसी पुरानी इज्जत को, उसी पुरानी सक्षमता को, उसी पुराने नाम को, एक ब्रांड को दोबारा स्थापित करने जा रही है। और मैं बताना चाहता हूं, तीसरे मोर्चे का जो गठन होगा, आज देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठे नारों से, कांग्रेस की असफलता से, अगर कांग्रेस असफल ना होती 2014 में बीजेपी को मौका ना मिलता, और बीजेपी के जुमलों से तंग आ चुकी है जनता, बहुत ही उत्सुकता से इनेलो की तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। तीसरे मोर्चे का गठन की नींव 25 सितंबर को डलेगी, मोर्चा बनेगा और मोर्चा इस बार कामयाब भी होगा। और देश के विपक्ष के मुख्य नेता इस मोर्चे में शामिल होने आ रहे हैं। ठीक है, देखना होगा 25 तारीख को क्या परिस्थितियां बनती हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, भूपेंद्र यादव की मौजूदगी हमने पिछले दिनों अहिरवाल में देखी, क्या ये असहज कर रहा है राव इंद्रजीत सिंह को? और राव इंद्रजीत सिंह के मंच पर हमने देखा कि आमंत्रण को लेकर भी सवाल खड़े हुए, और जब भूपेंद्र यादव का वहां पर दौरा था तो उस वक्त हमने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह ने भी इससे दूरियां बना ली थी। हालांकि घर पे बुलाकर लंच कराना, डिनर कराना, ये अलग पॉलिसी हो सकती है, लेकिन क्या असहज कर रही है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को, ऐसे नेता को जो अहिरवाल पर अपनी पकड़ रखता है? नहीं नहीं, ऐसा चैलेंज करना, चुनौती देना ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश के ऊपर शासन करने वाले एक बहुत बड़े समूह का और बहुत बड़े राजनीतिक नेतृत्व का नेतृत्व करने वाली है, और अपने तमाम प्रकार के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उसका शासन सत्ता के माध्यम से जो जन सेवा है उसको प्रयोग करने के लिए सबका यथा योग्य प्रयोग करती है। भूपेंद्र सिंह यादव हरियाणा के जमालपुर गांव के बासिंदे हैं, पढ़े लिखे, और भारतीय जनता पार्टी में अचानक नहीं, बाल्यकाल से विभिन्न संगठनों में काम करते करते देश के प्रमुख राज्यों के अंदर उन्होंने प्रभारी के रूप में भूमिका करके और राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक परिपक्वता उन्होंने दिखाई है। चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो और आसाम जैसे, मणिपुर जैसे इलाकों के अंदर उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय पिछले 15 साल से उन्होंने दिया। और ऐसे में अब एक ऐसा नया चेहरा जिसका देश के बाकी हिस्सों में प्रयोग और उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो आज वो कैबिनेट के रूप में उनका उपयोग कर रही है। इसमें न उनको किसी को चैलेंज करने की बात है और न अतिशयोक्ति की बात है। एक सामान्य कार्यकर्ता परिवार से उठकर भारतीय राजनीति के नक्षत्र पर पहुंचने वाला दिव्यमान चेहरा भाई भूपेंद्र सिंह यादव को जब भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट में लेती है तो वो उसके उपयोग करने की दृष्टि से लेती है, किसी के विकल्प में नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि असहजता की स्थिति नहीं है राव इंद्रजीत सिंह के सामने, उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए, अगर ऐसा समझ रहे हैं तो ये गलत है, आप ये कहना चाहते हैं। मैं सुरेश रोड जी, आपसे एक छोटा सा सवाल। ठीक है, सहमत होता हुआ ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है सुरेश, ठीक है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सुरेश रोड जी, एक बात आपसे करूंगा, आप मैं अभी आपसे करना चाहूंगा। आपकी बात के साथ एक बात जोड़ूंगा जल्दी से। सुरेश रेड्डी जी ने 2 बातें कही है। पहली बात कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। आप इतिहास पढ़कर देखें रोड साहब, नेताजी सुभाष के साथ क्या किया था। दूसरी बात, जो आपने शिखंडी शब्द का प्रयोग किया, आपने टोकने के बाद भी मर्यादा रहकर डिबेट को आपने अमर्यादित किया है, और आप जिस चैनल पर बैठकर उनके श्रोताओं के सामने अपनी बात रख रहे हैं उसको कमतर आपकर आपने प्रवक्ता की हैसियत के साथ आपने अपने आप, मैं रोड साहब से बात पूछूंगा, आपकी बातों का जवाब वो देंगे। ठीक है सत्यव्रत जी, ठीक है, ठीक है सत्यव्रत जी, छोटा सा एक मिनट सत्यव्रत जी, ठीक है रोड साहब आपके पास आ रहा हूँ, रोड साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप बोलिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये 2 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के इस वक्त, एक अध्यक्ष हैं और एक विधायक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या अब इन दोनों के बीच में एकजुटता आपको नजर आती है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक उसमें बुलाई, 4 विधायक वहां नहीं पहुंचे। एक बात और पूछूंगा आपसे, आप भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, जो भी गलत हुआ उसके खिलाफ विरोध करेंगे, ऐसे में पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आएगी या फिर वही हुड्डा और तंवर वाला खेल चलेगा इसमें? देखिए, इसमें पूरी कांग्रेस एकजुट, सभी संगठन, सभी पार्टी की जितनी सेल होती हैं वो एक साथ बीजेपी को घेरेगी और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का
डटकर मुकाबला किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सीएलपी लीडर हैं और वो मीटिंग बुलाते हैं, विपक्ष को कहना चाहता हूँ वो श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का देश से सीएलपी लीडर हैं और वो कोई अलग मीटिंग बुला के कोई इसमें बौखलाहट में नहीं बुला रहे। उनकी ड्यूटी है, उनका काम है। विधायकों की ड्यूटी अगर वो नहीं लगाएंगे सीएलपी लीडर, तो क्या विधायक की ड्यूटी खट्टर साहब लगाएंगे हमारे? इसमें ये बातें अलग अलग बना रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो शास्त्री जी ने अभी पूछा, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया था। नरेंद्र मोदी और आरएसएस को सुभाष चंद्र बोस ने बैन कर दिया था। फाइल खुलवाई थी मोदी गवर्नमेंट ने। इनको तथ्य चाहिए तो मैं दे दूंगा। अधूरी जानकारी लेकर यहाँ अफवाह फैलाने नहीं डिबेट पे बैठना होता। और रही बात शिखंडी की, मैं कुरुक्षेत्र की भूमि से आता हूँ, आप मेरे साथ डिबेट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय चैनल एबीपी न्यूज पर ब्रह्म सरोवर के तट पर डिबेट हुई थी ओपन, और सभी जितने भी पक्ष के दूसरे लोग भी थे, सभी ने सहमति जताई थी। हजारों की संख्या में लोग थे 2019 के लोग विधानसभा चुनाव के समय में। शास्त्री जी, आप इस विषय पे कभी भी डिबेट कर लीजिएगा कि महाभारत में शिखंडी की भूमिका आज आपकी सरकार निभा रही है या कृष्ण की निभा रही है। ये सुरेश रोड इसके लिए तैयार है। 24 घंटे। चलिए, छोटा सा कमेंट एक मैं ओंकार सिंह जी से लूंगा, जल्दी से सर, जल्दी से। इनेलो के साथी ने कहा कि अभय चौटाला ने रिजाइन दे दिया। पहले 46 एमएलए चाहिए थे मनोहर लाल खट्टर सरकार को बहुमत करने के लिए। अभय चौटाला के रिजाइन देने के बाद आज 45 की आवश्यकता है। वो 46 की जगह 1 नंबर कम किया है। इसी तरीके से जिस तरीके से हरसिमरत ठीक है, छोटा सा कमेंट ले लेता हूं मैं। ओंकार सिंह जी, छोटा सा कमेंट आपका इस पे। ठीक है, रोड साहब के इस बात पे कमेंट। ओंकार सिंह जी, छोटा 30 सेकंड आपके पास है, मुझे फिर कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। हाँ जी, सबसे पहले मैं अपने भाई सुरेश रोड जी को बताना चाहता हूं, आप हमारी एक सीट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपके 31 विधायक हैं। अगर किसान आंदोलन में आपके 31 विधायक इस्तीफा दे देते तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विधानसभा में बीजेपी अकेले सारा काम चला लेती? सरकार गिरती, जरूर गिरती। और दूसरी बात, 31 विधायकों में से अगर एक भी विधायक किसान की समस्या के इस्तीफे में देता, एक विधायक, मेरी बात पूरी होने दीजिए, अगर एक विधायक एक दिन जाकर धरने पर बैठता तो आपके 31 विधायक हैं। हमें फक्र है, हमारा एक विधायक है। आपने विश्वास प्रस्ताव लाकर इस सरकार को 6 महीने के लिए जीवन दान दिया है। चलिए, मुझे रोकना होगा दोनों मेहमानों को। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चर्चा में आज हम बात कर रहे थे हरियाणा की चौधर को लेकर, उस चौधर की जंग को लेकर किस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में बन रही हैं, इस पर बात हम कर रहे थे। सत्यवर जी का, सुरेश रूड जी का, ओंकार सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक तरफ तो राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हैं कि मुझे मान सम्मान चाहिए, बहुत कुछ मुझे पार्टी से मिला है, और पानीपत में वहां पर आयोजन हो, रैली हो, वहां पर रण हो, पानीपत की लड़ाई को आप सब जानते हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं वो? सम्मान कहां, कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं जो उनको अब तक नहीं मिला? जैसा हमने सवाल किया कि क्या चंडीगढ़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं, ये इस बात से तय होता है, या फिर इस चंडीगढ़ वाले शब्द का इस्तेमाल करके, पानीपत शब्द का इस्तेमाल करके वो अहिरवाल में ये संदेश देना चाहते हैं कि अहिरवाल का सबसे बड़ा नेता मैं हूं, मुझे पर आप लोग भरोसा कीजिए। अब उसके बाद आगे क्या होगा देखना होगा। दूसरी तरफ अब अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं संदेश तो गया होगा। जब पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, उनको वहां से हटाकर दरकिनार कर दिया जाता है। यानी कांग्रेस ये समझाना चाहती है कि एकजुट रहोगे तो कांग्रेस पार्टी में आप लोगों के लिए जगह है, और हमारी बात को नहीं मानोगे तो फिर आपके लिए आला कमान के पास बहुत कुछ है रास्ता दिखाने के लिए। ये संदेश इससे गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल की बैठक बुलाकर ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जो नीतियां जो कांग्रेस को गलत लगती है, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कितनी एकजुटता यहां पर नजर आती है। तीसरी हम बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल 2014 में अच्छी खासी स्थिति में थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने जब अपना रास्ता अलग किया तो उसके बाद हाशिए पर चली गई। अब थर्ड फ्रंट का नाम लेकर इंडियन नेशनल लोकदल क्या ये जताना चाहती है कि हम वाकई में थर्ड फ्रंट का गठन करना चाहते हैं, या फिर ये दर्शाना चाहती है कि हम अपने खोए हुए वजूद को वापस पाने की कोशिश में हैं, और वो वापस आएगा तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल एक विकल्प होगी जनता के सामने। इस प्रकार की कोशिशें प्रदेश की राजनीति में इस वक्त नजर आ रही हैं। यानी सीधे तौर पर कहें कि चौधर की जंग की कोशिश जो है कद्दावर नेताओं में नजर आती है, लेकिन ये चौधर जनता देती हाथ में। अब ये आने वाले विधानसभा चुनाव में तय होगा कि चौधरी हरियाणा का प्रदेश का कौन बनेगा, लेकिन उससे पहले कोशिशें करना सबका अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, लोग कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना है, अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।